आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री मेजर पेपर 2 का स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला स्टूडेंट का सवाल होता है यूनिट के टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे यहाँ पर सवाल है। और उससे पहले मैं आपको पूरा रिव्यू दे देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन सेट है, वीडियो लेक्चर कैसे मिलेगी। तो इस प्रकार से हम मैप के माध्यम से और साथ ही साथ लेक्चर के माध्यम से भी यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा, क्योंकि एक यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन है। हालांकि यहाँ पर 2 से 3 से 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ही उत्तर का अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, आपको पता है कि यूनिट 1 कुषाण वंश या फिर कुषाण काल है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले, जैसे कि कुषाण कौन थे, उनके उदय का वर्णन करें, या फिर कनिष्क के उपलब्धियों की विवेचना करें, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय इतिहास में कुषाण काल एक महत्वपूर्ण युग था। हालांकि ये जो इतिहास है भारत का इतिहास है, लेकिन इस इतिहास के बारे में जो ग्रंथ लिखी गई थी वो चीन की ग्रंथ थी, भारतीय ग्रंथ नहीं थी। और वहाँ के ग्रंथ के बारे में ट्रस्ट करना, विश्वास करना, यानी वहाँ की जो तिथि लिखी गई है इस काल के बारे में या फिर इस इतिहास के बारे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। यानी इसमें आपके एग्ज़ाम में कभी भी डेट यानी तिथि कभी भी नहीं पूछी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्यूरेट तिथि किसी भी बुक में नहीं है, कहीं ना कहीं वैरी करती है, अलग अलग तरीके से डेट दिया गया है, क्योंकि चाइना का जो माल है वो सही नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके उत्तर को देखते हैं कि आखिर ये जो कुषाण काल था कहाँ से शुरू हुआ और इसमें कितने कितने महान राजा आए और उनमें से कनिष्क की क्या क्या उपलब्धियाँ थी, वो सारे डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको परिचय देना होगा, यहाँ पर परिचय लिखना होगा। अब यहाँ पर परिचय में आपको पता है कि कुषाण वंश से पहले आपको पता है कि मौर्य प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, मौर्य शासन के बारे में। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना होगा, मौर्य शासन के पतन के बाद उत्तरी भारत में कई शक्तियों का उदय हुआ। यानी मौर्य शासन जब समाप्त हुआ उसके बाद बहुत सारे शक्तियाँ उत्तरी भारत में यानी मगध में आए, ठीक है, बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी आए, उनमें से ये कुषाण भी था। इन्हीं में एक कुषाण थे जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, और ये कहाँ से आया था? मध्य एशिया से भारत में आया था। ये विदेशी थे, विदेशी विजेताओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो गुप्त काल के उदय तक अस्तित्व में था। यानी जब तक गुप्त काल का उदय नहीं हुआ तब तक इनका साम्राज्य का अस्तित्व बना रहा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका, कुषाण यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। कुषाण जो था वो कहीं ना कहीं यूची जाति के कहलाते थे, इनके जाति को ही यूची बोला जाता था, या फिर कहीं कहीं तोखरी भी मिला है इतिहास में, तो मैक्सिमम आपको यूची ही मिलेगा। तो कुषाण को यूची और तोखरी भी कहते थे। यूची जाति खाना बदोश थी। खाना बदोश के बारे में आपको पता है, शिकार करके खाना, आखेटक करना, एक जगह से दूसरी जगह जीवन यापन करते रहना, एक जगह नहीं रहना, तो वही खाना बदोश इसकी ज़िंदगी थी। और मध्य चीन में उनका निवास था, यानी ये रहते कहाँ थे? मध्य चीन में, ठीक है, यानी चाइना में ये रहते थे। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में इनका युद्ध पड़ोसी हुनों से हुआ। उसके बाद इनका युद्ध किनसे हुआ? हुनों से हुआ, और हुनों ने इनको इतना खतरनाक हराया, इसके बाद उन्होंने यूची नरेश की हत्या कर दी। और उसी युद्ध में जो यूची कबीला के जो सरदार थे यूची नरेश, इनकी हत्या कर दी। और आपको पता है किसी भी कबीले में अगर सरदार की हत्या हो जाती है तो पूरे तरीके से कबीला वाले छितर पितर हो जाते हैं। और यही कारण था कि यूची जाति जो थे वह कहीं ना कहीं अपनी मातृभूमि को छोड़कर यहाँ से भाग उठे और ये पश्चिम की दिशा में बढ़ गए। इनके साथ 6 लाख लोग फिर साथ में जा रहे थे, यानी जो कबीला वाले थे उनकी जनसंख्या 6 लाख लोग थे। इसके बाद देखिए आगे ये कुचला प्रदेश में गए, पश्चिम की ओर जैसे बढ़े ना, ठीक है, उसके बाद वहाँ से आगे जाकर ये कुचला प्रदेश की ओर बढ़े, उसके आगे और यहाँ के निवासियों को पराजित कर दिए। यानी जहाँ कुचला प्रदेश था वहाँ कुछ कोई निवास करते होंगे, कोई भी वहाँ पर निवास करते होंगे, उनको वहाँ पर जंग के आधार पर, युद्ध के आधार पर हरा दिया और उनके ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ पर वह निवास करने लगे, बस गए। कौन? यूची कबीले वाले, जब वह हुनों से हार गए, ठीक है। यहाँ से यूचियों की एक शाखा सिरदरिया की ओर आगे तिब्बत की सीमा की ओर चले गए। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़े, हमने अभी आपको बताया कि खाना बदोश ये थे, यानी एक जगह नहीं रहते थे। तो यहाँ से फिर वह आगे बढ़कर वह सिरदरिया की ओर एक तिब्बत की सीमा यानी बॉर्डर लाइन, तिब्बत के बॉर्डर लाइन में वह चले गए और इनकी शकों से फिर मुठभेड़ हुई, शकों से फिर इनकी मुठभेड़ हुई और उनके चारागाहों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अब शकों से जब इनका युद्ध हुआ तो जो चारागाह थे, चारागाह का मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा खेत या फिर मैदान जहाँ पर लोग अपने जानवरों को चराते होंगे, तो उन पर कब्जा कर लिया, उन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और 15 से 20 सालों तक ये शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन वहीं पर किए।
किंतु शकों ने इन्हें फिर खदेड़ दिया। अब इसकी देखिए हालत क्या हुई, यहाँ पर भले ही उन्होंने चारागाहों पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर शकों ने इनको वहाँ से भगा दिया। उसके बाद फिर वहाँ से वो भागकर जो यूची कबीले वाले थे वो ऑक्सस घाटी में चले गए। ऑक्सस घाटी में चलने के बाद, ठीक है, ऑक्सस नदी भी अगर आप मैप में सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है। तो वह ऑक्सस घाटी में चले गए, वहाँ उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, जहाँ वे अस्थायी रूप से रहने लगे। और फिर देखिए ये कहाँ पर आ गए, ऑक्सस घाटी में, और वहाँ पर भी वह अधिकार जमा लिया, यानी युद्ध हुआ होगा। उसके बाद वहाँ भी कब्जा कर लिया और वहाँ पर एक अस्थायी रूप में रहने लगे। इसके बाद देखिए आगे की घटना क्या होती है। और वहाँ पर रहने के बाद यूची 5 शाखाओं में बट चुका था। इतने दूर आने के बाद जो वहाँ पर कई लाखों का काफिला था वह टोटल आते आते 5 भागों में बट गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 भागों में यूची कबीला वाले। अब समझिए ध्यान से। और इन्हीं शाखाओं में एक का नाम कुरुशांग या फिर कुशान भी बोला जाता था। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर ये आ जाए तो आपको गलती नहीं करनी है। एक शाखा इनमें से क्या था, कुशान था, उसी को कुरुशांग बोला जाता था। बाद में कुशानों के सरदार ने चारों शाखाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। और ये जो शाखा था ना कुशान वाला, ये अलग और जो 4 शाखाएं थे ना, इन पर क्या हो गया, ये विजय प्राप्त कर लिए और इन पर अधिकार प्राप्त कर लिए। इन सभी का सरदार कौन बन गया, कुशान वाले। इसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार ये करने लगे और इसके बाद यूची कुशान कहलाने लगे। तो इस तरीके से यूची से ये कुशान कहलाए और अपने साम्राज्य का विस्तार किए, जो मैंने आपको अभी डिटेल से बताया। अब यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, इनके सबसे महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या है भाई, कुशान का कनिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके पहले 2 राजा, पहला जो था वह कदफिसेस प्रथम और दूसरा का नाम था कदफिसेस द्वितीय। इनका अलग अलग नाम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, कनिष्क। लेकिन यह पहले राजा नहीं था, ठीक है, कुशान का। इससे पहले 2 राजा थे, कदफिसेस प्रथम और दूसरा कदफिसेस द्वितीय। इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। हालांकि कुशान वंश में कदफिसेस प्रथम और कदफिसेस द्वितीय से भी पहले भी राजा थे, लेकिन उनके बारे में इतिहास में जानकारी नहीं लिखी गई है या फिर उनके बारे में पता नहीं चला है, इसलिए पढ़ा नहीं जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कदफिसिस प्रथम। पहले हम लोग इसको पढ़ते थे कदफिसेस, तो कहीं भी कदफिसेस लिखा रहता है या फिर कदफिसिस लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कदफिसिस प्रथम इसको बोला जाता है कुजुल कदफिसिस। कुजुल कदफिसस के नाम से भी कहलाया जाता था, यानी इसका असली नाम यही है। ठीक है, इतिहासकारों ने इसे कदफिसस प्रथम नाम दिया है। तो यह कुशान वंश का पहला शासक था। वह संगठनकर्ता, महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली व्यक्ति था। ये जो क्या काम करता था, ये कहीं ना कहीं सभी को एकजुट में बांधे रखता था, संगठन करता रहता था, हमेशा जोड़ता रहता था। ठीक है, संगठन में रखना चाहता था ताकि अगर एक भी रहेंगे तो हमारा साम्राज्य और बढ़ेगा। और महत्वाकांक्षी भी था और साथ ही यह शक्तिशाली व्यक्ति भी था। सबसे पहले उसने कबीले का संगठन कर अपनी स्थिति मजबूत की। उसने अपना अधिकार अफगानिस्तान, इसके अलावे तक्षशिला यानी जो पाकिस्तान में तक्षशिला है उसके निकटवर्ती भूभागों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि काबुल, कंधार, पेशवार और इसके अलावे सिंध से यमन तक ये सारे इलाके कदफिसस प्रथम यानी कुजुल कदफिसस ने कब्जा कर लिया था तथा शक राजाओं को हराकर, ठीक है, पराजित करके कुशान वंश की स्थापना की थी कुजुल कदफिसस ने। इसके अलावे इन्होंने कुजुल कदफिसस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, यानी कुजुल कदफिसस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे जिन पर एक तरफ यूनानी राजा हर्मियस और दूसरे तरफ कुजुल कदफिसस ने स्वयं की आकृति खुदवाई थी। जैसे हमारे सिक्के में क्या है, एक तरफ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा शेर वाला चिन्ह, ठीक है, जो आप सभी को पता है उसको बोलते हैं हेड, और एक तरफ आपको मिलेगा टेल का चिन्ह, ठीक है, टेल, जिसमें अलग अलग आकृतियां होती है। ठीक है, कहीं पर मक्के का आकृति होता है अलग अलग तरीके से। तो उसी टाइप से सिक्के के एक पहलू में यहाँ पर यूनानी राजा हर्मियस का चित्र था और दूसरे तरफ आपका कुजुल कदफिसस खुद की यह तस्वीर बनाए थे। सिक्के जो जारी किए थे तांबे की। कुजुल कदफिसस ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। कुजुल कदफिसस की मृत्यु 60 ईस्वी में हुई थी। समझिए बात को, ये जो डेट है ना, ये कहीं ना कहीं अलग अलग किताब में, अलग अलग यूट्यूब वीडियो में, अलग अलग इतिहासकारों के किताब में आपको अलग अलग मिलेंगे। यहाँ तक कि अलग अलग गेस्ट पेपर में भी आपको अलग अलग मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक से डेट के बारे में एक्यूरेट जानकारी नहीं है। तो इनकी मृत्यु 60 ईस्वी में हुई है। अब यहाँ पर कदफिसस द्वितीय के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो के लास्ट में पूरा रिव्यू मैप के माध्यम से देंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब समझते हैं कदफिसस द्वितीय के बारे में। इसे विम कदफिसस भी कहते थे, यानी कदफिसस प्रथम को कुजुल कदफिसस बोला जाता था और कदफिसस द्वितीय को विम कदफिसस बोला जाता है। यह कदफिसस प्रथम का पुत्र था, यानी कुजुल कदफिसस का जो बेटा था वह विम कदफिसस था। इसमें भी पिता के सारे गुण थे, जैसे पिता महान
विद्यमान था, ठीक है। चारों तरफ साम्राज्यवाद की भावना उसके अंदर थी, विस्तारवाद की भावना, वो भावना इसके अंदर भी था, ठीक है। इसने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को बढ़ाते हुए कश्मीर, पंजाब, सिंध आदि राज्यों पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसने वाणिज्य व्यवसाय, ये व्यापार में भी इसका विस्तार किए, ठीक है। विम कटफिसस धर्म, कला, मुद्रा आदि के विकास पर भी इसका पूरा ध्यान था। साथ ही साथ विदेशों में खासकर रोमन साम्राज्य के साथ इसके वाणिज्य में प्रगति हुई, यानी जो रोमन साम्राज्य था उनके साथ व्यवहार संबंध भी था, इसका व्यापार संबंध, ठीक है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो कुषाण था जिसमें से आपका विम कटफिसस था, उसका वाणिज्य व्यापार किससे संबंध था, किससे उसका रिलेशन था व्यापार का, तो यहाँ पर हो जाएगा रोमन साम्राज्य। उसने शैव धर्म को अपना लिया था, यानी ये जो थे आपका विम कटफिसस, ये जो थे वह शैव धर्म को अपना लिए थे और इसने 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया था। इनका जो शासन काल है वो 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक दिया गया है। विम कटफिसस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। कई इतिहासकारों का मानना है जो विम कटफिसस है, यानी कटफिसस द्वितीय, प्रथम नहीं, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मैप के माध्यम से आप देखोगे ये जो इलाका है, यानी इन्होंने जहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये भारतीय इलाके में यह प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है। कश्मीर, पंजाब, सिंध वाले इलाके, तो यहाँ पर क्या है कि जब ये भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो भारतीय इतिहासकारों के अनुसार कहीं ना कहीं इसी को ही क्या मानते हैं कि ये भारत में जो कुषाण आए तो इन्हीं के द्वारा ही स्थापना किया गया था इस वंश का, ठीक है। इसलिए विम कटफिसस ने सोने तथा तांबे के सिक्के जारी किए थे जो यूनानी लिपि तथा खरुष्टी लिपि में थे। यानी विम कटफिसस ने जो सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे उसमें यूनानी, ठीक है, यूनानी जो लिपि थी, ठीक है, यूनान के द्वारा जो लिखी गई लिपि होती है, जैसे हमारे यहाँ कौन सी लिपि है, भारतीय लिपि, तो जैसे हिंदी है, ठीक है, या फिर बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर यूनानी लिपि लिखी गई थी सोने और तांबे के सिक्के में, और खरुष्टी लिपि। विम कटफिसस के द्वारा शिव, बैल और त्रिशूल की आकृति वाले सिक्के जारी किए गए थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विम कटफिसस के शासनकाल में कुषाणों ने भारतीय संस्कृति को भी अपनाना शुरू कर दिया था। यानी कैसे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति को यह अपना रहे थे? शिव, आपको पता है शिव भगवान, बैल और त्रिशूल, ठीक है, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, इसकी जो आकृति है इससे पता चलता है, जो सिक्के में ये आकृति मिली है इसी से पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अपना रहे थे। विम कटफिसस ने महाराजा, राजाधिराज, महेश्वर और सर्वलोकेश्वर जैसी उपाधियां भी धारण की थी। तो इनकी उपाधियों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसके बाद देखिए, विम कटफिसस की मृत्यु 78 ईस्वी में हुई थी और विम कटफिसस के बाद कनिष्क महान कुषाण वंश का राजा बने थे। विम कटफिसस के बाद जो राजा आएंगे वह कनिष्क आएंगे, और ये कौन थे? तो ये विम कटफिसस के पुत्र थे, कनिष्क, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैप नंबर 1, मैप नंबर 2 और मैप नंबर 3, इसके आधार पर हम लोग विम कटफिसस तक पूरे डिटेल से समझेंगे मैप के माध्यम से। शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये जो यहाँ पर रेड सर्कल पर आपको जो दिख रहा है, यह चाइना का एक जगह है। यहीं पर कुषाण यानी यूजी कबीले वाले रहते थे। उसके बाद यहाँ से यह सफ़र करते हुए यानी पश्चिमी एरिया में, ठीक है, ये यहाँ पहुँच गए। ये कौन सा एरिया है? अगर आप यहाँ पर देखोगे, ताजिकिस्तान वाला एरिया है। इसको इतिहासकारों ने बैक्ट्रिया के नाम से बोला है, इस जगह को, जहाँ पर ये सर्कल किया गया है। यहाँ पर ये पहुँच गए। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, उसके बाद इतिहास में किनका जिक्र आया? कुषाण में। और कहाँ कहाँ पर इनका युद्ध हुआ रास्ते में, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी थ्योरी के माध्यम से। अब यहाँ पर समझते हैं मैप नंबर 2 में, यानी कुजुल कटफिसस, जो आपका कटफिसस प्रथम था। यहाँ पर ये जो आपका ताजिकिस्तान है, यहाँ पर ये रेड कलर में जो दिख रहा है ना, आप अगर यहाँ पर जूम करके देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन सा एरिया है? यहाँ पर देखिए ताजिकिस्तान है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए पाकिस्तान वाला एरिया भी है। तो इस तरीके से इन सभी एरिया में ये क्या कर चुका था? अपने साम्राज्य को विस्तार कर चुका था कुजुल कटफिसस, यानी कटफिसस प्रथम। इसके बाद धीरे धीरे इसके बाद आगे बढ़ा, इसका साम्राज्यवाद हुआ, और किसने किया? विम कटफिसस ने। यहाँ पर देखिए ये छोटे एरिया में था, यानी पाकिस्तान, उधर आपका ताजिकिस्तान, लेकिन ये धीरे धीरे कहाँ तक चला गया? भारत के इलाके में भी यह प्रवेश हुआ, और यह अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान जो तक्षशिला वाला एरिया था, इन सभी इलाके में भी यह चला गया, पंजाब वाले इलाके में यह चला गया। तो इस तरीके से विम कटफिसस तक मैंने आपको मैप के माध्यम से बता दिया। अब आगे हम लोग समझते हैं कनिष्क का साम्राज्य। उसके बाद फिर हम लोग कनिष्क के साम्राज्यवाद के बारे में हम लोग यहाँ मैप के माध्यम से समझेंगे।
और अगर इस वीडियो को देख रहे हो और इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझोगे तो समझिए कि ये वीडियो देखना आपका पानी में चला गया, व्यर्थ चला गया। तो देखिए कनिष्क लिखकर आपको यहाँ पर लिखना होगा कुषाण वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था। सबसे महत्वपूर्ण राजा यही था कुषाण वंश का। एक योद्धा एवं एक साम्राज्य निर्माता के रूप में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। यानी इतिहास के नज़रिए से अगर देखा जाए, महान योद्धा और साम्राज्य यानी साम्राज्य को बढ़ाने में, निर्माण करने में ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके काल में कला, धर्म, साहित्य एवं व्यापार वाणिज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई है, जिसके बारे में आप लोग विम कटफिशस में, कुजुल कटफिशस में आपने देखा कि वहाँ पर भी कला के बारे में, धर्म या फिर व्यापार वाणिज्य, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। साथ ही साथ कुषाण वंश का जो साम्राज्य था उसका भी विस्तार हुआ। अशोक के बाद बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाला यह सबसे महत्वपूर्ण शासक था। अशोक ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, उसी तरीके से कनिष्क भी बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। दूसरे नंबर पर यह आता है कनिष्क ने 78 ईस्वी से लेकर, यहाँ पर देखिए ये डेट को आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, 78 से या फिर 101 या फिर 102 ईस्वी तक राज्य किया। इसके बाद देखिए कनिष्क की राजधानी के बारे में। कनिष्क के सिंहासन रोहन के समय कुषाण राज्य बहुत विशाल था। यानी जब कनिष्क राजा बन रहा था, यानी वो सिंहासन में विराजमान हुआ, उस समय जो कुषाण राज्य था वह बहुत ही विशाल था। यह मध्य एशिया, अफगानिस्तान तथा पश्चिमोत्तर भारत में फैला था। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा किस तरीके से यह पूरे मध्य एशिया में या फिर अफगानिस्तान या फिर पश्चिमी उत्तर कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा उत्तर, ठीक है, इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। तो पश्चिमी उत्तर ये वाला से लेकर ये वाला एरिया, ठीक है। तो इधर अफगानिस्तान वाला एरिया था, इधर यहाँ पर भारत भी था, पाकिस्तान भी था। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया पश्चिमी उत्तर, यानी जहाँ तक भारत वाला एरिया वहाँ तक भी फैला था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर जो पाकिस्तान में है यही थी। राजधानी में उसने लकड़ी का एक विशाल स्तंभ बनवाया जो 13 मंजिल यानी 13 तल्ला, ठीक है, 13 मंजिलों का था। इसकी ऊंचाई 400 फीट थी। इस स्तंभ के समीप एक बौद्ध विहार भी था। आगे देखिए कनिष्क के विजय के बारे में। तो उत्तरी भारत में पंजाब और मथुरा के शक क्षत्रपों से उसने युद्ध किया था। उत्तर भारत कहाँ है? उत्तर भारत जो हिंदी बोलने वाला जो इलाका है ना, वही उत्तरी भारत में पंजाब और मथुरा के शक क्षत्रप जो थे उनसे युद्ध किया कनिष्क ने। उसने पाटलिपुत्र और साकेत पर भी धावा बोला था। पाटलिपुत्र के बारे में मैंने आपको मगध में बताया था कि ये कहाँ पर है, और पाटलिपुत्र और साकेत पर भी इन्होंने क्या किया, युद्ध किया, वहाँ पर धावा बोला और उन्हें विजय किया, उन्हें हासिल किया। पाटलिपुत्र से अपने साथ प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष को भी वह ले गए। पाटलिपुत्र में जो अश्वघोष थे उनको भी यहाँ से ले गए। उसने मालवा, गुजरात के शक क्षत्रपों से भी युद्ध किया, युद्ध करके उन्हें भी पराजित किया, यानी उन्हें भी हरा दिया, मालवा को भी हरा दिया गुजरात में। कलहन की राज तरंगिनी से पता चलता है कि उसने कश्मीर पर भी विजय प्राप्त की थी। यानी कलहन की जो राज तरंगिनी है उससे भी पता चलता है कि कश्मीर पर भी कनिष्क ने विजय हासिल किया था। वहां उसे कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया था। वहां पर उसने क्या किया था, कनिष्कपुर नाम से एक नगर बसाया था। कनिष्क ने खोतान, कासनगर तथा यारकंद पर भी विजय प्राप्त की थी। चीनी सम्राट होती, ये नाम है, ठीक है, होती चीनी सम्राट, ठीक है, चीन का एक सम्राट था जिसका नाम था होती। इसकी बेटी से कनिष्क क्या करना चाह रहा था, विवाह करना चाह रहा था, यानी उसने इच्छा प्रकट की। सम्राट होती एवं सेनापति पांचाऊ ने इसे अपना अपमान समझा। लेकिन जो चीनी सम्राट था, ठीक है, और वहाँ के जो सेनापति पांचाऊ थे, कहीं ना कहीं उनको ये अपमानित लगा, उनको लगा कि ये अपमान है। और जो राजदूत संदेश लेकर गया था, देखिए पहले क्या था, अगर जो राजा किसी के लिए कुछ भी अगर प्रस्ताव भेजना था तो वो राजदूत को ही भेजते थे। अभी क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, अभी हम लोग मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, या फिर व्हाट्सअप कर देते हैं, या कुछ भी कर देते हैं, या फिर फैक्स के द्वारा भेजा जाता है। लेकिन उस समय राजदूत को भेजा जाता था। राजदूत को क्यों भेजा गया था, तो कनिष्क के राज्य से राजदूत को इसलिए भेजा गया था क्योंकि कनिष्क को कहीं ना कहीं उस चीनी सम्राट की बेटी पसंद आ गई थी और उसके विवाह प्रपोजल के लिए भेजा गया था। और वह विवाह प्रपोजल कहीं ना कहीं अपमानित लगा चीनी सम्राट को और सेनापति पांचाऊ को, ठीक है, और इसीलिए जो राजदूत संदेश लेकर गया था उसे बंदी बना दिया। और यह बात कहीं ना कहीं कनिष्क को बहुत बुरा लगा क्योंकि ये इंसल्ट वाली बात है। वो अगर सोचिए, आप ही सोचिए, आप कहीं किसी लड़की के घर में विवाह प्रपोजल के लिए जाओगे और आपको बोल दिया जाएगा, अरे आप तो बेरोजगार हो या फिर आप दूसरे जात के हो, और आपको ही बंदी बना लिया जाए, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले उस घर में धावा बोलेंगे, आक्रमण करेंगे, आपको बुरा लगेगा। और वही चीज़ यहाँ हुआ, कनिष्क ने आक्रमण कर दिया लेकिन हार गया, चीनी राजा से हार गया, चीनी सम्राट से। किंतु कनिष्क इसे भूल नहीं सका, भाई दिल का मामला है।
और जब दिल में चोट लगती है ना तो वो कोई भी भूल नहीं सकता है, और इसलिए बराबर मौके की तलाश में रहा। और जब भी मौका मिला पान चाओ की मृत्यु के बाद, यानी जो सेनापति पान चाओ था वो जब मरा उसके बाद उसने विशाल सेना के साथ वही चीनी सम्राट को हरा दिया, उस पर आक्रमण करके उसे आशातीत सफलता मिली। कहने का मतलब है लगातार वह युद्ध करता गया और आशा जो भी था उसका कि हाँ हम जीत जाएंगे, उस आशा के अनुसार उसको सफलता मिली, वह विजय हासिल किया कनिष्क ने। और वह अपने साथ 2 चीनी राजकुमारों को बंधक बनाकर लाया अपने राज्य में। अब समझते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य कहाँ तक फैला था। तो कनिष्क का साम्राज्य एशिया के विभिन्न देशों में फैला हुआ था। मध्य एशिया में, आप समझते हैं यहाँ पर देखिए, मध्य एशिया में उसका साम्राज्य कासगर, खोतान तथा यारकन तक था। बैक्ट्रिया तथा अफगानिस्तान उसके राज्य में थे। पूर्व में उसके राज्य की सीमा बनारस तक फैली हुई थी और सारा उत्तरी पश्चिमी भारत उसकी सीमा में था। दक्षिण में अरब सागर के छोर तक तथा मथुरा, सांची तथा विदिशा तक उसका साम्राज्य फैला था। और उसकी राज्य की जो सीमाएं थी, बॉर्डर लाइन था, वह चीन से सटी हुई थी। पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य से उसकी सीमा सटी हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें सारे दिशाओं में जहाँ जहाँ भी कनिष्क का साम्राज्य था वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। कीजिएगा क्या, ध्यान से समझिएगा इसको, याद करने का तरीका यहाँ पर इसका आप नोट्स क्रिएट कीजिएगा, जब उसे लिख लीजिएगा उसके बाद जो मैप में मैं आपको बताऊँगा उस मैप का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उस मैप में देखिएगा सारे नाम कहाँ कहाँ पर है। उत्तर दिशा में अगर बोला गया है तो भाई उत्तरी सीमा में कौन कौन सा इलाका है, दक्षिण में अरब सागर किधर है, ठीक है, तथा मथुरा कहाँ है, सांची कहाँ है, ये सारा कुछ आपको मैप के माध्यम से देखना होगा। खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ऑटोमेटिक सारा कुछ आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा साम्राज्य फैला हुआ था और उसके राज्य की सीमाएं चीन से सटी थी। पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य से उसकी सीमा सटी हुई थी, पश्चिम में पार्थियन साम्राज्य में उसकी सीमा यानी बॉर्डर लाइन सटा हुआ था। अब इसकी मृत्यु के बारे में ना बहुत यहाँ पर इंटरटेन है, क्योंकि इसकी जो मृत्यु हुई ना वो अलग तरीके से हुई है। कनिष्क की हत्या की गई थी। अब कैसे, तो देखिए उसकी साम्राज्यवादी नीति एवं निरंतर युद्ध के कारण, यानी जिस तरीके से वो साम्राज्य को बढ़ाता जा रहा था और जिस तरीके से वह युद्ध कर रहा था, उस कारण से उसके सैनिक और अधिकारी उससे ऊब गए थे। यानी उसके जो सैनिक थे वही उससे कहीं ना कहीं घृणा करने लगे। इतना ज़्यादा युद्ध नहीं करना चाहिए, इतना ज़्यादा आक्रमणकारी नहीं बनना चाहिए। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसके ऊपर रजाई डालकर, सोच लीजिए, जब वह बीमार पड़ा तो उसके ऊपर रजाई डालकर एक आदमी उसके ऊपर बैठ गया। इससे उसका देहांत हो गया, यानी सांस बंद हो गई, भाई सांस रुक गई, उस कारण से वह मर गया और उसने 45 वर्षों तक शासन किया। इसकी मृत्यु 123 ईस्वी में हुई। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही अजीब तरीके से इसकी मृत्यु हुई, यानी किसी भी युद्ध में इसकी मृत्यु नहीं हुई है। अजीब तरीके से इसके मुंह में रजाई डालकर इसकी मृत्यु हुई है। अब यहाँ पर मैप के माध्यम से समझिए, यहाँ पर आपने देखा चीन से लेकर यहाँ जो आपका बैक्ट्रिया था इस इलाके में, फिर यहाँ पर आपका कटफिसेस प्रथम यानी कुजुल कटफिसेस का साम्राज्यवाद किस तरीके से हुआ, उसके बाद विम कटफिसेस, उसके बाद देखिए यहाँ पर इतना बड़ा जो इलाका है ना, इसको समझिएगा ध्यान से। ये जो यहाँ पर दिख रहा है इस मैप में, ये यहाँ वाला, ये वाला इलाका, ठीक है, यहाँ से लेकर ये चीन से लेकर फिर इधर आपका बैक्ट्रिया वाला इलाका, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये इधर अफगानिस्तान वाला है ये वाला, ठीक है, उसके बाद इधर पाकिस्तान, फिर इधर देखिए यहाँ पर ये वाला उत्तरी भारत, ये वाला उत्तरी भारत क्षेत्र है, मथुरा से लेकर यह पाटलिपुत्र तक, ठीक है। ये सारा एरिया, इतना बड़ा जो साम्राज्य था यह कनिष्क का साम्राज्य था। तो इस तरीके से मैंने आपको मैप के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से पूरे डिटेल से बता दिया कुषाण साम्राज्य के बारे में कनिष्क काल तक। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और रेगुलर क्लास ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जब भी वीडियो आएगी उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आप एक वीडियो देखने के बाद दूसरा स्किप करते हो, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।